बस चलो इधर ध्यान दो। कल लीनियर मोशन सीख लिया। आज मोशन इन अ प्लेन में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक वेक्टर एलजेब्रा से। वेक्टर एलजेब्रा का यूज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10-15 मिनट में वी विल ट्राई टू कवर ऑल वेक्टर एलजेब्रा, जो आपको सबको आता ही होगा। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि वेक्टर एलजेब्रा क्या क्या होता है। सो कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं? एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर क्या है? जो अभी आज तक हमने पढ़ा हुआ है वो नॉर्मल पोलर वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल टॉर्क, नहीं टॉर्क नहीं, फोर्स। ये हमको पता है नॉर्मल पोलर वेक्टर्स कैसे होते हैं, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। अब दूसरे एक्सियल वेक्टर्स में क्या होता है? क्योंकि विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल थिंग, कि अगर कोई स्क्रू ऐसे दीवार के अंदर जा रहा है तो वो रोटेट करके हम उसको भेजेंगे अंदर। जैसे कोई चीज़ रोटेशनल वेलोसिटी से ऐसे घूम रही है तो वो गोल गोल घूम रही है, जहाँ से वो स्टार्ट करती है वहीं आ जाती है। अब इधर ध्यान दो, 2 मिनट समझ लो। अगर मैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का बात करता हूँ, कल हमने सर्कुलर मोशन की बात करी थी कि फॉर रनर स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और पूरा गोल घूम के यहीं वापस आ जाता है, तो उसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। पर जब उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो 0 होगा क्या? नहीं होगा। वो कितना होगा? 360 डिग्री। और एक राउंड घूमेगा तो 2 इंटू 360 डिग्री, 3 इंटू 360, 4 इंटू 360। मतलब जितने राउंड वो घूमता जाएगा उतने काउंट करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी डिस्प्लेसमेंट और ये भी डिस्प्लेसमेंट, पर ये लीनियर वाला है और ये एंगुलर है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं पोलर वेक्टर। समझ में आ रहा है? और किसी एक्सिस के साथ एसोसिएटेड है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, जैसे टॉर्क हो गया या एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, वो सारे कैसी वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा एक्सियल वेक्टर है, कौन सा पोलर वेक्टर है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है एक्सियल वेक्टर का, कि भाई आफ्टर कमिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ, उसके बाद भी उसकी कुछ वैल्यू बचती है। समझ में आ रहा है? वो 0 नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। सिंपल है। कोई डाउट अंदर? सॉरी, अब नहीं आएगा बस। तो एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? टॉर्क, और क्या हो सकता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और एक्ट कैसे करता है? अलोंग द एक्सिस। फिर उसके बाद हमको थोड़े बहुत आइडिया है स्केलर क्वांटिटी की। व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर? कल पूछ लिया था। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब? मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वो हमको डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फिर स्केलर के बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। जब इलेक्ट्रिक करंट कराया होगा क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 3 में, तब बताया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ऐसा आया था? देखो, नहीं आया होता याद नहीं है, कोई बात नहीं। अब ऐसा कोई वायर है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? हाँ, मतलब हमको पता है कि करंट की डायरेक्शन होती है ऐसे। ये लैब में भी मैंने एक बार बताया था आपको
कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है, बराबर है। तो करंट हैज़ डायरेक्शन, बट उसका एडिशन कैसे हो रहा है, 2 + 2 4, ये तो कैसा एडिशन हुआ, स्केलर एडिशन। इसके बीच में 90 डिग्री है, अगर इसको कंसीडर करूँ तो इसका वेक्टर एडिशन कैसा होना चाहिए, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। उसमें एंगल का कोई रोल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो मतलब ये करंट ऐसी क्वांटिटी है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है स्केलर के फॉर्म में, और डायरेक्शन भी है। तो करंट कैसी क्वांटिटी हुई, टेंसर क्वांटिटी। असल में टेंसर क्वांटिटी ऐसी है जिसका एक ही टाइम पे डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है एक ही पॉइंट पे। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि अगर कोई मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है नॉर्थ से साउथ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग इनटू साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट कर गएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन टेंसर के लिए यही हो रहा है। टेंसर क्वांटिटी आर दोस विच हैज़ डिफरेंट डायरेक्शंस एट अ सेम पॉइंट, दैट्स वाई उसको बोलते, उसका एक्चुअल डेफिनेशन है। और करंट क्यों टेंसर है, ये उसका डेफिनेशन है। तो टेंसर के बारे में क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट। उसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट वैल्यूज। उसकी एग्जाम्पल में डेंसिटी आ सकती है, करंट आ सकता है। तो नोट्स में आपको अभी क्या करना है, एक्सियल वेक्टर से कितने एग्जाम्पल है वो ऐड करना है, पोलर वेक्टर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो ऐड करना है। फिर हमने स्केलर तो पता ही है, पर टेंसर क्या है उसका इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसका एग्जाम्पल भी लिख लेने हैं कि व्हाट आर द टेंसर क्वांटिटीज और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ये सिंपल फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू होते हैं जिसमें आपको सिर्फ डेटा पता होना चाहिए कि किसको ये बोलते हैं और इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसमें कौन कौन फॉल करता है। बस इतना आता होगा तो आपका बहुत रेयर केस में एक ही एमसीक्यू पूछा है आज तक कि करंट कैसी क्वांटिटी है, और नीचे 4 ऑप्शन देते हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नन ऑफ दी अबव। टेंसर नहीं दिया है तो आप उसको स्केलर में फॉल करा दोगे, लेकिन टेंसर दिया है मोर स्पेसिफिक मैनर में तो टेंसर लिखना है। ये लिख लिया है ये साइड पोलर वेक्टर्स और एक्सियल। अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू सेम हो। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी डायरेक्शन ऐसी अलग अलग हो। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा बोल सकते हैं। और नल वेक्टर मतलब ज़ीरो हो जाए, जिसका डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है। समझ में आ रहा है। तो क्रक्स आपको क्या लिखना है कि नल वेक्टर का क्या नहीं होता है, तो डज नॉट डिफाइन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है, बिकॉज उसकी वैल्यू ही नहीं है। अगर प्लस माइनस कुछ होता तो हम बोल पाते कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो विच वेक्टर हैज नॉट डिफाइंड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो कौन सा वेक्टर होगा, नल वेक्टर। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं, जिसका डायरेक्शन सेम वैल्यू सेम। नेगेटिव वेक्टर कैसे होते हैं, जिसका वैल्यू सेम पर डायरेक्शन अलग अलग।
इसका भी जेरोक्स दिया था पर वो नहीं आया, नहीं है एक पेज का, नहीं तो अंदर ही आ जाता, आपको लिखना नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या आता है, यूनिट वेक्टर। सबको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय यूनिट वेक्टर? हमने ऐसा लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू डाइपोल, तो उसमें ऐसा लिखते थे KP cos थीटा अपॉन R क्यूब R स्क्वायर इंटू P कैप और माइनस, ऐसा लिखते थे, याद आ रहा है? तो ये P कैप कौन था? यूनिट वेक्टर ऑफ मोमेंटम। मतलब सपोज मैं डाइपोल ऐसे बनाता हूँ, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में आ रहा है? और मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ द डाइपोल, उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में आ रहा है? इसका खुद का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज द रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है? किसी भी डायग्राम में देख के आप बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पर वर्बली बोल के या फॉर्मूला में लिख के हम कैसे बताएंगे? समझ में आ रहा है? हमारे पास अगर डाइपोल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसमें ऐसे एक्सिस पॉइंट और ऐसे हमने फाइंड किया था, वो इक्वेटर पे और एक्सिस पॉइंट पे, याद है कुछ ऐसा? तो वो जब हमने फाइंड किया तो जो फाइनल फॉर्मूला है उसके बाजू में ऐसा कुछ लिखते थे, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब वो पर्टिकुलर एड्रेस है कि इस डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, समझ में आ रहा है? जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला है और फॉर्मूला के ऊपर से हमें बताना है कि इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, तो यूज़ कौन होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डिफाइंड कैसे होता है? तो ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, ए कैप, तो उसको ए कैप ऐसे बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट। मतलब ये वेक्टर है, वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर वेक्टर। तो ऊपर आप वेक्टर लिखोगे, नीचे उसका मॉड्यूलस लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, दैट विल बी योर मॉड्यूलस। समझ में आ गया? तो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और उसका बेसिक मीनिंग ये है कि किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या है विदाउट एनी ड्राइंग, यूनिट वेक्टर के बाद नॉर्मल वेक्टर एडिशंस की कितनी मेथड थी? ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे मिलता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा ये है और ये जो है वो बीटा एंगल है, ये अलग है, ये अभी समझा रहा हूँ क्या है। और टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? वो भी करा दूंगा, चलो पहले पैरेललोग्राम से कंपैरिजन करते हैं इसको। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ऐसा कुछ दिखता, क्या हुआ? दोनों के टेल्स को एक साथ लिख देंगे, या तो एक के हेड पे दूसरे के टेल को सेट करो, ऐसे उसका एडिशन हो सकता है, या फिर दोनों को को इनिशियल वेक्टर बना दो। को इनिशियल वेक्टर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, कि एक ही पॉइंट से इनिशिएट होते हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल। अब यहाँ से उसको इनिशिएट करा दिया तो इसको यहाँ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये टोटल एंगल थीटा होता है और इतना एंगल बीटा होता है। तो इसको यहाँ से आगे ले जाऊँगा तो एक ही लाइन को दो पैरेलल लाइन अगर काटे तो दोनों एंगल सेम होते हैं, थीटा थीटा। समझ में आ रहा है? तो पैरेललोग्राम वाला लॉ जो था वही आपका
ट्रायंगुलर लॉ है। तो या तो ये करो या ये करो, दोनों का फॉर्मूला यही आता है। समझ में आता है? कोई डाउट इसमें? अब टेन बीटा मतलब कि ये एंगल है जो रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में है, और दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज दिस थीटा। समझ में आ रहा है? मतलब किसी के कंपोनेंट जब बनाएंगे तो ये बीटा को कंसीडर नहीं करेंगे, ये बड़े वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फटाफट दो डायग्राम बना लो और ये नोट कर लो। वहाँ लिख लिया सब कुछ, ये सब यूनिट वेक्टर। ये टेन बीटा का फॉर्मूला भी नोट कर लेना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से आपका एंगल मिल जाएगा ये। ये यूनिट वेक्टर की थियरी में ये लिख लेना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की एक्स एक्सिस का जो एड्रेस है वो आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस का एड्रेस जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस का के कैप से। मतलब अगर आपने ये देख के समझ लिया और कोई भी सम में आपने आई जे के लिखा तो सामने वाला जो रीड करेगा वो समझ लेगा कि यू आर रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस जब आपने आई लिखा है। समझ में आ रहा है? That's how unit vector is the address of the particular physical quantity in any Cartesian coordinate system or a frame of reference. सिंपल हो गया? तो मतलब यूनिट वेक्टर एक एड्रेस है जो ऐसे फाइंड करते हैं। तो उसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। उसके बाद आपका है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा, वाई को करता है साइन थीटा। और वैसे अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, एंगल वाला कंपोनेंट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंसीडर अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल, और उसका एक एंगल ले लो ए बी सी नाम दे दो इसको। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा का तो कॉस थीटा के फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी बन जाएगा। तो बी सी का वैल्यू क्या हुआ, ए सी कॉस थीटा। ये बी सी का वैल्यू क्या हुआ, बी सी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? सॉरी, ए सी कॉस थीटा। तो ये ए सी को अगर मैं ए वेक्टर बोल दूँ तो ए वेक्टर का ये कौन सा टुकड़ा हुआ, ए कॉस थीटा हुआ। सिमिलरली ये सामने वाला कौन सा हो जाएगा, ए साइन थीटा। समझ में आया कि थोड़ा फास्ट चला गया स्मृति? तो सिमिलरली एक बार समझ लिया कि कहाँ से ये आ रहा है। अब हमें जब भी अप्लाई करना होगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, एंगल के साइड वाला कंपोनेंट ए कॉस और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट ए साइन। मतलब हर बार दिमाग चलाना नहीं है, ऐसा ट्रायंगल बनाना नहीं है, हमको बस सोच लेना है कि एंगल के पास वाला बनेगा कॉस और सामने वाला बनेगा साइन। कैसे बनेगा, तो वो इस ट्रायंगल से बनेगा। सिंपल है। શું તકલીફ છે ઋતુપર્ણ? કેમ હસ્યા કરો બે જણા? હે જોક્સ ચાલે છે તારી અસર આવી બધાને?
चारों नाम लिख दो, अंदर से आंगली ना कर दे। अब इधर ध्यान दो, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बाकी रहा? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सबको आता है? एक बार करा दूं, करा दो। ये सब लिख लिया था ना? सरस। इसके बाद क्या कराने वाला था मैं? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। कैसे होता है? अभी यहाँ पे क्या लिखा था? मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा कौन सा होता है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ वी आर परफॉर्मिंग ए डॉट बी, तो डॉट निकलेगा तो क्या लगेगा? कॉस थीटा। अब ये एक्चुअली ए बी लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर में से अब उसका मॉड्यूलस बन गया। फिर यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। मतलब इसका भी मॉड्यूलस बन गया। समझ में आ रहा है? ये जो ए लिखा हुआ है, ए और बी, ये मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी है, और उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दैट इज द एंगल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो उसके बीच में कितना एंगल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होता है, इसमें क्या समझना है? तो वेक्टर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, एक चीज़ तो वो समझनी होती है। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस इन अ प्लेन, उसके बीच में कोई एंगल है 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री वाले एंगल से ये राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल आपने सीखा होगा कि इन दोनों का ये ए वेक्टर रेड वाला और ब्लू वाला बी वेक्टर, अब यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा रहा हूँ, तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग ए एंड बी। मतलब ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगा। दैट इज योर राइट हैंड स्क्रू रूल। इसका मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट का हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर वेक्टर मिलेगा, और स्केलर प्रोडक्ट का हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आंसर स्केलर मिलेगा। तो इसका आंसर वेक्टर मिला हमको, सी वेक्टर सपोज। तो ये सी कहाँ पे जाएगा? तो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो स्क्रू बनेगा ऐसे, यहाँ पे हम हाथ रखेंगे और हमारा थंब ऊपर जाएगा। कहाँ से कहाँ हाथ रखेंगे? तो कि भाई ए क्रॉस बी उसको ले जाएंगे, और वो जहाँ पर जाएगा वहाँ पे आपका डायरेक्शन होगा। इतना आपको आता है, सिंपल है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट? तो ए एक्स सपोज एग्जाम्पल लेके ही कर लेते हैं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स 1 2 एंड बी वेक्टर एस 2 3। अब इसका हमें ए डॉट बी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ए बी कॉस थीटा, अभी एंगल नहीं दिया है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराओ 1 × 2 प्लस बी को वाई को वाई से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 × 6, तो सॉरी 2 × 3, तो क्या आएगा 3 + 6 9। इसका आंसर कैसा आया? स्केलर आया। क्या हुआ? हाँ सॉरी 8 आया, 8 यूनिट्स। तो इसका आंसर कैसा आया? स्केलर प्रोडक्ट का आंसर कैसा होता है? स्केलर होता है। समझ में आ गया? तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने की। मतलब x कंपोनेंट से x को मल्टीप्लाई करो प्लस y से y को करो प्लस z से z को करो, अगर z होता है तो उसको सिंपली ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। और अगर एंगल दिया हुआ है इनके बीच में तो कुछ नहीं, उसके बीच का एंगल लिख देंगे। इसका हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस, मॉड ए। मॉड ए कैसे फाइंड करते हैं? कंपोनेंट के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट। मॉड बी कैसे फाइंड करते हैं? कंपोनेंट के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट। तो दोनों के मॉड्यूलस मिल गए। अब हमको एंगल पता होगा कि द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो मॉड ए मॉड बी कॉस 30 सबकी वैल्यू पता होगी, तो दोनों मेथड से हम स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट जिस मेथड से सॉल्व होता है उसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट? सपोज ए क्रॉस बी, इसी सम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे आई जे, और के अगर है तो के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंडिंग 2 × 2 डिटर्मिनेंट कि 2 × 2 कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर को 1 2, मतलब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 1, वाई कंपोनेंट है 2। बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 2, वाई कंपोनेंट है 3।
अब हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। ये माइनस कैसे आया समझाता हूँ। ये 4 माइनस 4 आंसर क्या आएगा 0। अब माइनस क्यों करना है तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ 3 माइनस 4 सॉरी, तो -1 आएगा आई जे के। अब इसमें कैसा होता है दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर एनी 3x3 डिटर्मिनेंट कि फर्स्ट यूनिट वेक्टर प्लस आएगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अभी 3x3 भी एक सॉल्व करते हैं, पहले इतना लिख लो। 2x2 सॉल्व कैसे करना है समझ में आ गया। पहले यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां, फिर उनको बीच में माइनस करा दो, जो आएगा वो आंसर। अभी जब 3x3 सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया आएगा कि जो आंसर आएगा वो भी आपको वेक्टर ही दिखेगा। यहाँ पे वेक्टर जैसा नहीं दिख रहा है बिकॉज ये 2x2 है, इसका आंसर एक सिंगल आता है। जब 3x3 सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर प्रॉपर ABC फॉर्मेट में आएगा, I कैप J कैप K कैप फॉर्मेट में। वो साइड का सब हो गया है ना, ये निकाल दो। एक बार फिर से लिख ले कैसे भी हैंड राइटिंग से किसी और जगह पे, तो उतना रिवाइज हो जाएगा तेरा। वो प्रोजेक्टाइल के भी जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें से जो भी सम वगैरह होंगे थियरी में यहाँ लिखूंगा, आप अंदर पेंसिल से खाली अपने बुक में बना लेना कैसा भी। और जो सम अंदर दिए हुए हैं उसको देखना नहीं है, खाली क्वेश्चन देखना है, हम खुद से सॉल्व करेंगे उसको। ऑलमोस्ट जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं शीट के वो थोड़े बहुत अंदर ले लिए हैं ताकि एक साथ हम करते जाएं, तो लास्ट में ऐसा ना हो कि सम नहीं हो रहे हैं। और वो जो भी पिछले वाले सॉल्यूशन है वो आपको PDF फॉर्मेट में आज शाम तक भेज देंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 2। अब क्या कर रहे थे हम, नाउ कंसिडर A वेक्टर एज 1 2 1, B वेक्टर एज 2 1 3 एंड C वेक्टर एज 2 4 6। अब ऐसे कोई 3 हमारे पास वेक्टर्स अवेलेबल हैं जिनके पोजीशन वेक्टर अगर आपको बनाना है तो XYZ के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया होगा, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऐसा दिया होगा, या 1k कैप, इसमें से किसी एक को माइनस भी ले लेते हैं। अब इसका ij के फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है, नहीं C नहीं आएगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग A क्रॉस B। वो दो सम एक साथ हो जाएंगे, A क्रॉस B, फिर उसका जो आंसर आएगा उससे C से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी करेंगे पर पहले A क्रॉस B सीख लो। या i j k लिखेंगे, उसके बाद 1 2 -1 लिखेंगे, उसके बाद 2 1 3 लिखेंगे। सिंपल है, इतना आता है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। डिटर्मिनेंट एक प्रोसीजर है, जैसे प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसीजर है, वैसे डिटर्मिनेंट एक प्रोसीजर है, उसे हमने ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व दिस i। तो i के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या है आपका साइन प्लस है, तो उसको प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद i वाले के रो और कॉलम को ऐसे ढक दो, जो बचा वो उसके बाजू में आ जाएगा। i को ऐसा कैसा लिखेंगे, उसके बाजू में उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो। 2 -1 1 3 ऐसा बचा, 2 -1 1 3 ऐसा बचा। अब j का कौन सा साइन है, माइनस, तो वो माइनस j कैप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब ये ऐसा हो गया, आप इसके रो कॉलम को छोड़ दो, रो और कॉलम को छोड़ दो, तो 1 -1 2 3। फिर आएगा लास्ट है प्लस k कैप। k कैप की भी रो कॉलम को छोड़ दो, अंदर बचेगा 1 2 2 1। तो समझो नाउ यू विल सॉल्व एवरी 2 क्रॉस 2। उस मेथड से कर सकते हो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस करोगे, आंसर आएगा। तो इसका आंसर कोई एक नंबर आएगा,
कोई एक नंबर आएगा उसके बाजू में आई कैप माइनस, इसका आंसर कोई एक नंबर आएगा उसके बाजू में जे कैप प्लस, इसका भी आंसर कोई एक नंबर आएगा उसके बाजू में के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आया वो भी वेक्टर ही आया। समझ में आ गया? तो इसका फटाफट से सॉल्व करो। क्या है? थ्री इंटू टू 6 होगा और माइनस माइनस 1 होगा तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ तो रिया वही बोल रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 माइनस और 1 इंटू 1 तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पेन चल नहीं रही है, तो ये 6 + 1 तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका भी सॉल्व कर सकते हो, 3 + 2 मतलब 5, और इसका क्या करेंगे 1 - 4, 1 - 4, 1 1 × 1 -2 2 × 4 तो -3 आएगा, तो इधर -3 लिख देंगे। जे कैप 4 आएगा। हाँ 3 माइनस बराबर। तो दिस विल बी योर आंसर। इसको लिख सकते हैं 7 - 5 - 3 एज अ पर्टिकुलर वेक्टर, मतलब किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही आता है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई सी वेक्टर लिख के दे दिया होता 2 3 1, तो हम क्या करते हैं, A क्रॉस B का जो आंसर आया इसको लिखते आई जे के यहाँ पे, और इस सी वाले को इधर लिख देते तो उसका भी कुछ आंसर आ जाता। तो आपको मिल जाता A क्रॉस B क्रॉस C। ये होमवर्क में कर लेना, 2 1 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई। जब जे को करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, तो 1 - 1 2 3 ऐसे ही लिखना होता है। नहीं, इसकी रो कॉलम को हाइड करेंगे ना, तो जो बचा ना वो ये बन गया तेरा 2 × 2। ये जैसा दिख रहा है वैसा एज इट इज 2 × 2 बन जाएगा। -5 की जगह सुभाष नहीं अच्छे मेथड, यही मेथड। ऐसा करेंगे ना तो देख, अगर इसको चेंज करेंगे साइन कन्वेंशन को तो चेंज होगा। नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे ना शीट के कोई भी क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर मेथड से, तो आंसर चेक कर लेंगे। बाकी यही मेथड है। इसने क्या पूछा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, सपोज -j 3 1 × 3 माइनस ऑफ माइनस 2 1 × 2, तो 3 + 5 हो जाएगा, तो 5 उसमें बढ़ेगी साइन प्लस और ये माइनस इधर जाएगा। पंखो बंद कर दो। बीमार छे એને પાછળ મોકલી દે। ये निकाल दो यहाँ से वेक्टर, सब कुछ लिख लिया। अब जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें प्रोजेक्टाइल का सारा कंटेंट है। लास्ट 3 पेजेस जो है वो हमारे काम के नहीं है नीट के पर्सपेक्टिव से, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नीट में 95 जो भी पूरा आपका पैम्फलेट है उसमें आपको जो भी प्रोजेक्टाइल के सम मिलेंगे वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले ही मिलेंगे, उसमें सारा कंसिडर किया हुआ है।
कल का लास्ट टॉपिक जो मैंने कराया था, याद है किसी को? वर्टिकली हमने, हाँ, बॉल को वर्टिकली अगर हम फेंकते थे, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट वाज द टॉपिक इन वन डायमेंशन। वही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पर इन आवर बुक जब हमको उसको प्लेनर मोशन में पढ़ते हैं, मतलब अगर कोई बॉल को फेंका और वो यहीं से ऐसे वापस आ गया तो इसको बोलते थे वन डायमेंशनल मोशन। पर अगर इसने थोड़ा पैराबोलिक पाथ ले लिया ऐसा, तो ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है? अब इसको एक साथ पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए आप आपकी नोट्स में देखो मैंने क्या किया। प्रोजेक्टाइल पाथ को, मतलब पैराबोलिक पाथ को, थोड़ा हेडिंग लगा देते हैं कि वी आर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या करना है? अलग दुनिया में जीवन था लोगों। अब किसी को प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगा u। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पैराबोलिक पाथ को या प्रोजेक्टाइल पाथ को तोड़ देंगे दो चीज़ों में, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट को पढ़ूं तो वो वन डायमेंशनल बन जाएगा, और वन डायमेंशनल तो हमने कल ही रिवाइज किया है, तो आसानी से प्रोजेक्टाइल समझ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका हुआ उसका कोई एक एंगल है जहाँ से उसको प्रोजेक्ट करेंगे, किसी एक एंगल पे उसको फेंकेंगे। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर क्या होता है, वो कहाँ तक गया उसको बोलते हैं रेंज। उसने कितनी हाइट अटेन करी उसको बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो दीज आर द थिंग्स। क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट, एक टी होता है कि वो हवा में कितने टाइम तक रहा, विद टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो सब आएगा। अब फर्स्ट हमारा क्या करना है, तो क्या अभी अभी मैंने सिखाया कि एंगल के पास वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा, और इसी का y कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा u sin थीटा। अब इस कल वाले एग्जाम्पल को याद करो, ध्यान से देखो। तो जब उसको फेंकते थे उसके पास u वेलोसिटी होती थी, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता था उसका u वेलोसिटी 0 हो जाता था, फिर अगेन वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आता था। सिंपल है। तो जब उसको फेंका तब उसके पास u वेलोसिटी थी, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आ रहा है? लेकिन उसका x में तो मोशन चालू ही है, तो हर एक पॉइंट पे अगर इसके पॉइंट्स कंसीडर करें तो हर एक पॉइंट के कंपोनेंट्स ऐसे होंगे। समझ में आ रहा है? तो लेट्स से यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे उसका थोड़ा u कम हो जाएगा, उसका y कंपोनेंट थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर थोड़ा और डिक्रीज होगा, फिर y कंपोनेंट चला जाएगा, फिर y कंपोनेंट वापस थोड़ा आएगा पर नेगेटिव एक्सिस में, फिर वापस यहाँ जितना था उतना पूरा इधर आ जाएगा पर नेगेटिव एक्सिस में। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसके y कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है और x कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है। तो वी कैन से दैट वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कि जब भी कोई भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी का x कंपोनेंट देखो तो वो कितना आएगा, u cos थीटा। तो u x कंपोनेंट को बोलेंगे u cos थीटा, विच विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। वेरिएबल कौन है? u y, मतलब u sin थीटा जो है वो चेंज होता है। वो किस फैक्टर से चेंज होता है वो भी अपन हम देख लेंगे इधर, कि माइनस जी टी होता है उसके पास, जितना ऊपर जाता है उसका उतना जी टी कम होता रहता है, और भी सिखाऊंगा। तो ये आपका यू एक्स और यू वाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो एनी प्रोजेक्टाइल मोशन अगर उसका वर्टिकल कंपोनेंट अलग कर लो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग कर लो तो उसके फॉर्मूला ये बन जाएंगे, एक्स कंपोनेंट यू कॉस, यू वाई यू साइन। ये कैसा है? तो क्या थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे सेकंड डायग्राम जो बनाया है उसको ध्यान से देखो। सेकंड डायग्राम में क्या है, यू कॉस थीटा, उसके बाजू में जो डायग्राम है उसमें यू साइन थीटा का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे यू वाई तो एकदम 0 हो गया, पर यू एक्स तो बचा कितना है, यू कॉस थीटा, मतलब वो चलता रहता है। कॉस थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, मतलब एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहा,
और कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल को फेंका तो पूरी एक्स ट्रेजेक्ट्री पे उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ। अगर स्पीड चेंज नहीं हुआ उसका मतलब क्या हुआ? उसका जो एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस का वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? द प्रोजेक्टाइल इज नॉट एक्सेलरेटिंग नॉर रिटार्डिंग, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब दोनों कंपोनेंट के मैंने ए एक्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ए एक्स का क्या होगा। अब यहाँ पे ए वाई की बात करो, ए वाई के साथ क्या हो रहा है? ए वाई कौन सा है? बिकॉज ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हमने ये जब किया था तब कौन सा लिया था? -g। समझ में आ रहा है? ओनली जब y कंपोनेंट को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? -g। दैट्स वाई उसका स्पीड कम हो जाता है यहाँ पर और वापस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे आता है। मतलब दोनों के y और x कंपोनेंट हमने अलग कर लिए। कौन से? क्योंकि स्पीड के और वेलोसिटी के, यहाँ एक्सेलरेशन के, यहाँ पे भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अलग कर लिया ताकि हमने पूरे प्रोजेक्टाइल को अच्छे से समझ लिया। इसमें समझना क्या था? x कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट, y कंपोनेंट विल बी वेरी। किससे वेरी करेगा? तो दिस एक्सेलरेशन से। ये वेरी नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है और प्रैक्टिकली भी अगर ग्राफिकली उसको देखें किसी चीज़ को फेंक के तो भी हमको समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो फटाफट से बाजू में ही इसमें जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे एक बार लिख लो कि यू वाई कंपोनेंट हमको दिख रहा है कि फर्स्ट वो इंक्रीज हुआ और फिर वो डिक्रीज हुआ। तो इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि इन एनी प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट वी कैन से अबाउट द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो हम क्या बोलेंगे? तो क्या भाई फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इंक्रीज, या इंक्रीज देन डिक्रीज, या कुछ नहीं होगा? समझ में आ रहा है? नहीं, मैं पहले गलत बोल गया। यहाँ से तूने फेंका तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर वो जितना ऊपर जाएगा तो वो कम हो गया, देख डिक्रीज होगा 0 हो गया, फिर वापस से इंक्रीज होना चालू किया उसका। तो फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इट विल इंक्रीज। तो उसका आंसर मतलब हमको ये सब आता ही है पर उसका थोड़ा अप्रोच चेंज हो जाएगा नीट के लिए। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन के एस्पेक्ट से देखना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो इसलिए जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल है तो कितना कम होगा उसका फॉर्मूला अभी निकालेंगे। तो फर्स्ट पेज हमारा हो गया नोट्स का प्रॉपरली। अब सेकंड पेज पे इसी के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस है। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अंदर है, उसको नहीं देखना है। टाइम बचे उसलिए सब कुछ लिख के दे दिया है ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ही पड़े। शीट का ही क्वेश्चन है, जो शीट आपको दी है उसमें यह क्वेश्चन होगा। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट is half of its initial speed, तो what should be the angle of projection? ये डायग्राम जो अंदर दिया है which will not be the part of question, आपको खुद से बनाना है। समझ में आ रहा है? ये नीचे पूरा सॉल्यूशन है, उसको नहीं देखना है, खाली क्वेश्चन को पढ़ो कि स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा दिखेगा तो पहले तो उसे बना दो। मैक्सिमम हाइट मतलब ये हो गया एच मैक्स। अब मैक्सिमम हाइट पे बात करिए। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इज मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियली हम उसको किससे फेंकते हैं? यू से फेंकते हैं। तो यहाँ पर जब वो पहुँचा तब तो हमें पता है उसका यू आई क्या हो जाएगा? 0 और यू एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। मतलब जो अभी हमने सीखा उसी को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा अपडेट किया है लेक्चर में कि जो भी हमारा एक साथ नहीं होता है फिर क्वेश्चन बाकी रहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन ऐसे मतलब नॉर्मल ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कराए हैं और वो लंबी मेथड से कराए। अभी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे शॉर्टकट्स आएंगे जो आपको याद रखने हैं। वो कैसे डिराइव करना है वो भी मैं एक लाइन में बोल जाऊँगा, और डिराइव करने में अपने को नहीं पढ़ना है। अभी हमको यही समझना है, यही क्वेश्चन नॉर्मल बुक से अगर सॉल्व करेंगे इसी का आंसर तो अलग आएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी इसको क्या करना है, डायरेक्टली इन्फ्रेंस हमने ये समझ लिया कि भाई यू आई 0 यू एक्स यू कॉस थीटा। अब कम बोला क्या उसने कि इनिशियल स्पीड से हाफ हो जाता है इट्स मैक्सिमम हाइट पे, तो उसका मैक्सिमम हाइट पे स्पीड यही बचा यू कॉस थीटा। इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। समझ में आ गया? तो जैसे बचपन में वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे हम
कि वर्ड को पढ़ने का मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसके ऊपर से इक्वेशन फॉर्म करना है। वही किया यहाँ पे, जो सेंटेंस था उसी में ये इक्वेशन था। अब दोनों तरफ से यू कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस थीटा का कब आंसर हाफ होता है? तो कॉस 60 पे होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 हो जाएगा। कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, वो भी सिंपल, इसी भी थियरी पे बेस्ड है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जब मोशन होता है अब यहाँ पे क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए, ये इनिशियल पॉइंट बना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द पॉइंट बी, पॉइंट बी इधर दे दिया है। तो इसमें डायग्राम देंगे, पर इतना ही डायग्राम देंगे, ये सब नहीं बनाया होगा। ये अपने को समझाना है, वहाँ से मैंने समझाया इसलिए मैंने बताया कि फर्स्ट 2i मतलब ये x कंपोनेंट हो गया 2i और y कंपोनेंट हो गया 3j। क्लियर है? अब नाउ वहाँ से हमको पता है कि x कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी ये 2i, इस पे भी 2, इस पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, उसमें कोई चेंज नहीं। तो ऑप्शन में जहाँ पे 2i कैप दिखा होगा वो सारे ऑप्शन देख लें, सब में 2i लिखा होगा, किसी में माइनस नहीं लिखा होगा। अगर माइनस लिखा हुआ है तो वो एलिमिनेट हो गया। अब क्या करना है, मोस्टली सारे क्वेश्चन में 50-50 वाला लाइफलाइन लगता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ के ही उसमें से 2 ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है, 3j कैप हमको पता है कि y का कंपोनेंट वेरी करता है, तो इसलिए यहाँ पे लाइन थोड़ी छोटी कर दी। पहले y कंपोनेंट की लाइन बड़ी थी, 3, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अब माइनस में 1 हुआ, माइनस में 2 हुआ, माइनस में 3 हुआ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, प्लस y से माइनस y। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2i कैप 3j कैप, पर ये माइनस में है, माइनस 3j कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा पॉइंट बी पे, 2i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? मतलब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब हमको आता है, पर इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे तो इस टाइप का एप्लीकेशन आएगा। समझ में आ रहा है? नाउ यू डोंट हैव टू गो फॉर डेरिवेशन और प्रॉपर प्रूफ, ये सब हमें अब नहीं चाहिए। अब हमें खाली इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और हाउ टू अप्लाई दिस कंटेंट, बस इतना पता होना चाहिए। मतलब अभी भी नीट इजी है, हो सकता है अगर किसी को कुछ नहीं आता है फिर भी आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके क्रक्स को पकड़ लो, सारी थियोरी का क्रक्स पकड़ लो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला ये है, इसके अंदर इतने इतने चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हम किसी पुलिस वाले की मूवी देखते हैं तो वो बोलता है कि चोर को पकड़ना है तो चोर की तरीके सोचना पड़ेगा। इसमें ऐसा ही है कि एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है वैसे ही अपने को सीखना है। मैंने बहुत बार बोला है कि नीट इज़ नॉट योर कंटेंट चेक, ये हमारा टेम्परामेंट चेक करने के लिए है, हमारा लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके लिए हमको प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, पर उसका क्रक्स पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक बार तो आपने पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो अभी इतना फास्ट चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस तो ये 2 क्वेश्चन उसके थे। अब उसके बाद एक्चुअल जो कंटेंट में चेंज क्या है कि भाई ये मैंने बोल दिया कि ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर बाय विच फैक्टर वो चेंज हो रही है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। अभी तक मैक्सिमम हाइट, रेंज की बात हमने नहीं करी, उसका फोकस ज़्यादा था बोर्ड्स में कि फाइंड द रेंज, फाइंड द हाइट। अभी तक वो आया भी नहीं है और 2 PYQs निकल गए हमारे। समझ में आ रहा है? तो हमको डिटेल्स में जाना है, पर अंडरस्टैंडिंग वाले डिटेल्स में, डायरेक्ट एप्लीकेशन में क्या आएगा। अब हमारे पास है रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करो और इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करो। इंक्लिनेशन, एलिवेशन, ये सब क्या होता है वो अभी समझ में आएगा। एक आध क्वेश्चन एलिवेशन वाला भी हमारे शीट में है। एलिवेशन मतलब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, वैसे एलिवेशन में कोई लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और आप किसी लिफ्ट में खड़े हुए इंसान को देख रहे हो वैसे, तो वो आपने एलिवेशन एंगल बनाया। समझ में आ रहा है? अब क्या है यहाँ पे कि भाई वाई डायरेक्शन का मोशन ही कंसिडर करो। तो वाई डायरेक्शन में हमको पता है
कि फॉर एनी प्रोजेक्टाइल मोशन एक नया डायग्राम बना देते हैं। यू आई विल बी चेंजिंग, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। बस इतना हमको समझ में आ गया। अब नाउ कंसीडर ओनली वाई कंपोनेंट्स। वाई कंपोनेंट्स का यू वाई क्या बनेगा, इसका यू साइन थीटा, वो भी बना लिया हमने। अब वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, किस फैक्टर से, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस जी फैक्टर से वो कम हो रही है। उसके लिए उसको टाइम लगा टी। किसी भी चीज़ को अगर हम फेंकेंगे तो ऊपर जाने का टी टाइम, नीचे आने का टी टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2t टाइम लगा, ऐसा बोल सकते हैं। पर हम अभी अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने का टी हाफ टाइम लगा, नीचे आने का टी हाफ टाइम लगा, तो टोटल टाइम टी लगा। कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं जब थियरी पढ़ रहे हो तब ओनली वाई कंपोनेंट के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यू वाई, यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे ये लिख दो वी प्लस ए टी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो। u इज़ द फाइनल वेलोसिटी, यू वाई क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, ए क्या हो जाएगा माइनस जी टी। तो u साइन थीटा चेंज हो रहा है बाय विच फैक्टर, जी टी के फैक्टर से। मतलब वो जितना ऊपर जाएगा, 1 सेकेंड में 1 मल्टीप्लाई बाई जी जितना वेलोसिटी कम हुआ, 2 सेकेंड के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई जी जितना कम हुआ, 3 सेकेंड बाद 3 मल्टीप्लाई बाई जी जितना कम हुआ। समझ में आ रहा है? तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज ड्यूरिंग द पैराबोलिक मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन इन द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो माइनस जी टी विल बी योर आंसर। पूछा होगा व्हाट इज द चेंज आफ्टर टी सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड, तो 5 इंटू 9.8 जो आएगा आंसर वो लिख देना। समझ में आ रहा है? अब तुझे वाई कंपोनेंट का भी एक्चुअल आंसर पता है और एक्स कंपोनेंट का भी हमको पता है, यू कॉस थीटा। तो अब मुझे दोनों का एक साथ लिखना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो कैसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा जे कैप, सॉरी आई कैप, प्लस वी वाई हमने अभी फाइंड करी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, उसका जे कैप। अब इसका इंक्लिनेशन एंगल चाहिए। तो इसको अगर मैं एक कंपोनेंट फॉर्म में बनाऊं तो यू कॉस थीटा इधर होगा और यू साइन माइनस जी टी इधर होगा, मतलब यू एक्स इधर होगा, यू वाई इधर होगा। यहाँ से उसका रिजल्टेंट बनेगा यू। वो कितने इंक्लिनेशन एंगल पे है वो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसे बन जाएगा। तो ऑपोजिट क्या है, वाई कंपोनेंट, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, यू वाई अपॉन यू एक्स। सिंपल, यू वाई हमको पता है, यू एक्स भी पता है, तो यहाँ से इंक्लिनेशन भी मिल जाएगा। समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल एंगल, जो भी बोले वो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थियरी भी कंप्लीट। उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, उसमें ये सेम थियरी, वही आपको याद करना है, यही वाला 1 डायमेंशन मोशन में जो कराया था वही। वन डायमेंशन मोशन में क्या किया था हमने, तो इसको ध्यान से देखो। किसी वर्टिकली में ऊपर फेंका, ऊपर जाके वो नीचे आया, एग्जाम्पल लिया जाने का टाइम टी, आने का टाइम बी टी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। बट वी नो दैट वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी है, सॉरी वर्टिकल एक्सेलरेशन कौन सा है, माइनस जी। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर फेंकेंगे तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, माइनस जी। वेलोसिटी कौन सी लगेगी, वाई कंपोनेंट वाली। समझ में आ रहा है? लेकिन टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो टोटल टाइम कितना होगा, 2t, जाने का t, आने का t, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 2g बाई यू वाई। सीधा ये फॉर्मूला आ गया टाइम, फ्लाइट ऑफ टाइम का। तो इसको याद 2g बाई यू वाई कर सकते हैं, पर जब हमको अज्यूम करना होगा ऐसे कि किसी चीज़ को फेंका तो उसको जाने में 2 सेकेंड लगी, आने में 2 सेकेंड लगी, तो उस वक्त ये काम आएगा। खाली कुछ टाइम नहीं दिया होगा, खाली जी और वी वाई दिया होगा, तो आपको कंटेंट ये याद होना चाहिए कि जाते वक्त कितना टाइम, आते वक्त कितना टाइम, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्या हुआ,
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी बाई टी था, बराबर। तरत बोलने तो खबर पड़े। टी इज इक्वल टू वी बाई जी थे। हाँ भूल करी जो नहीं अंदर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये टाइम मिल गया, वेलोसिटी क्या थी यू वाई, एक्सेलरेशन क्या था माइनस जी। हाँ तो 2u/y अपॉन जी, जाने का टाइम टी आने का टाइम टी, इसलिए टी प्लस टी क्या हो जाएगा 2t, और टी का फॉर्मूला ये है, माइनस को इग्नोर करना है बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। अब नीचे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी ऐसे ही कल कराया था, वही फॉर्मूला है। क्या कराया था कि भाई मैक्सिमम हाइट है, उसको यहाँ से फेंका तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल नहीं होगी, फाइनल 0 हो जाएगी। तो आपका जो फॉर्मूला बनता था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ यू स्क्वायर इससे बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने किया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। हाँ इससे हो जाएगा, इसको x की जगह h ले लो, फाइनल तो 0 है, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, और g भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। पर u कौन सा, y कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब डायरेक्टली इसको ऐसे रख सकते हैं, पर इस एग्जाम्पल से याद रखना ईजी है। जब एप्लीकेशन का टाइम आएगा तब खाली फॉर्मूला नहीं चलेगा, आपके दिमाग में केस भी चलना चाहिए, ये कब अप्लाई करना है। तो बाजू में एक केस ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो बाय द टाइम यू विल बी रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब किसी को ऊपर फेंका तो टी टाइम लगा, आते वक्त टी टाइम लगा, हाउ विल यू डिफाइन दिस टी टाइम, तो बाय दिस फॉर्मूला। पर हियर द मोशन इज इन द वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन। ऐसा सब दिमाग में एक बार बोलना है, तब आपको क्वेश्चन पढ़ के बाद आपको समझ में आएगा कि ये अप्लाई करना है। फॉर्मूला सबको आते होंगे, 5-5 बार लिखोगे सब रट जाएगा, पर व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई करने के लिए केसेस दिमाग में चलने चाहिए। जब भी फॉर्मूला पढ़ो बाजू में उसका केस एक बार याद करो। ये दोनों फॉर्मूला हो गए। इसके बाद रेंज का फॉर्मूला करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि भाई कहाँ से कहाँ तक हो गया ये रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2u/ux अपॉन जी, इसको याद करना है। इसका हमारे पास ऐसा कोई ट्रिक नहीं है इजीली याद रखने के लिए, तो इसको रखना पड़ेगा 2ux/y अपॉन जी। तो u भी ux की वैल्यू पता है u cos, इसकी पता है u sin, तो 2u cos इंटू u sin अपॉन जी, तो बन जाएगा 2u स्क्वायर, सॉरी हाँ u स्क्वायर बन जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा। अंदर नोट्स में लिखा हुआ है sin थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन आपको g मिल जाएगा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज योर रेंज। लेकिन ये याद नहीं करना है, ये याद करना है। क्यों याद करना है, इसके नीचे एक सम दिया हुआ है, देखो लास्ट की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज 6i कैप प्लस 12j कैप, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो जब उस सम को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे तो हमारे पास खाली एक्स वाई वेलोसिटी ही होगी, कोई एंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट इसको मत रटो, करते वक्त इसको याद करो कि एक्चुअली दोनों एक्स और वाई की वेलोसिटी है, उसका मतलब होता है यू कॉस यू साइन, देन यू विल एंड अप हियर। एक बार इसको बोल जाओगे तो केस माइंड में नहीं बैठेंगे, एक बार तीनों को बोलोगे तो केस माइंड में बैठेंगे कि ये सब कुछ एक लाइन में चल रहा है। अब इसके बाद थोड़े ये रिलेशन लिखा हुआ है 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। ये एनसीईआरटी में जब हम डिराइव करते हैं रेंज और हाइट, मतलब ये आपके पास बाजू में एच मैक्स का और आर का दोनों का फॉर्मूला है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एच मैक्स में से यू आई का फॉर्मूला बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एच मैक्स। जैसे एच मैक्स का फॉर्मूला है यू आई स्क्वायर अपॉन 2g, अब यहाँ से मैं यू आई का फॉर्मूला बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एच। समझ में आ रहा है? यू आई को मैं अगर बना लूँ सब्जेक्ट तो क्या बनेगा, एच मैक्स इंटू 2g इन रूट, ऐसा हो जाएगा बराबर। अब इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 2y की जगह, फिर इसको सॉल्व करूंगा
तो वहाँ बाहर बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास फॉर्मूला आएगा 4h = r tan थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको याद कर लेना। इसके ऊपर से 5-6 MCQ हमारे शीट में है। डायरेक्टली याद करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर रेंज मैक्सिमम कब होगी वो हम सबको पता है, 45 डिग्री पे होगी, वो भी लिखा है अंदर। और ये लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसको सॉल्व करो फटाफट। सारे फॉर्मूला आपके सामने पड़े हुए हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दे दी है u वेक्टर = 6i कैप + 12j कैप। देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए तो आपको 2 चाहिए, ui चाहिए, g चाहिए। तो 2 पता है, ui भी पता है और g भी पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। मैक्सिमम हाइट वो भी फॉर्मूला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ui चाहिए, 2 चाहिए, g चाहिए, वो भी मिल गया। फिर रेंज चाहिए तो वो भी फॉर्मूला यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 × ux मतलब कि 6, ui मतलब कि 12/g, इजी बनाने के लिए 10 ले लो। तो सिंपल, जब आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद किए होंगे और सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ गया और आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू फाइंड रेंज बाय दिस ओनली, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल, जिसमें से आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको अप्लाई करना। वो सॉल्व कर रहे फटाफट से, ये वाला सॉल्व कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u y is existing and then maximum height for ui square by range of 2ux ui is सुधा 2.74। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये देखो, 2 मेरे को पता है, ui 12 मेरे को पता है और g में 10 ले लूँगा सिंपल बनाने के लिए, तो 2.4 सेकेंड वो ख़त्म। फिर यहाँ पर भी ui का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, तो उसका भी आंसर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का। फिर रेंज पूछी है तो 2 × 6 × 12/10, तो उसका भी आंसर आ जाएगा। अब आप लोग जो आपको शीट दी है वो निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 27 करना है। नोट्स को आगे नहीं बढ़ाना है, आगे देखना मत, सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसके लिए। ये लिख लिया सबने इतना, मतलब लिखना तो है नहीं पर फिर भी। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। कौन पढ़ेगा? स्नेहा, એવું નામ છે ને તારું? इतना फास्ट नहीं पढ़ना है, देखो देखो, अबे पहली लाइन पढ़ते ही जो उसका इन्फरेंस है वो आपको बोलना है, सीधा आगे नहीं बढ़ जाना है। जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, मतलब एच मैक्स = r। जो भी उसका इन्फरेंस आता है डेटा का, उसको नोट नहीं किया और पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकेंड सेंटेंस कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब एंगल पूछा है, इंक्लिनेशन एंगल या प्रोजेक्शन एंगल, जो भी नाम चेंज करे आपको समझ में आना चाहिए क्या पूछा है। अब क्या करेंगे, वो शॉर्टकट अभी कराया था 4h = r tan थीटा। तो यहाँ से मुझे पता है h और r सेम है, तो h की जगह r लिख सकता हूँ या r की जगह
तो आंसर आ जाएगा उसका। उसी के ऊपर 2013 वाला क्वेश्चन 26 हमने अभी अभी सॉल्व किया। बी जाओ से 26 में ए आएगा, अभी अभी हमने सॉल्व किया था। उसके बाद 29 करना है। ये सारी नोट्स बहुत मेहनत से कंपाइल हुई है, मेहरबानी करके सब कुछ रिवाइज करके लाना है। जो भी फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। 28 भी कर सको छो, वो करना ही है, पर 29 सेम सिमिलर फॉर्मूला पे डिपेंड है, इसलिए 29 पहले उसके बाद 28 का क्वेश्चन पढ़ो। 29 का वाच क्वेश्चन वाच। बस बस देख, तुझे पढ़ते वक्त ही बोल देना है कि ये क्या दिया है, तो तू क्या बोलेगी पढ़ने के बाद कि भाई द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब डायरेक्टली तेरे दिमाग में आना चाहिए थीटा इक्वल टू 45। अब आगे पढ़ना है। अभी एलिवेशन एंगल ये अलग चीज़ है, मैंने बताया था इसी लेक्चर में वो क्वेश्चन आएगा कि एलिवेशन एंगल क्या है। तो जब हम किसी इंसान को देखते हैं ऐसे एलिवेशन पे, ऐसे हम बोलते हैं किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, समझ में आ रहा है? दूर से जब हम देखते हैं तो उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। हाँ, वो एलिवेशन एंगल समझ में आ गया। मतलब समवन इज सीइंग समवन लाइक दिस, यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसको यहाँ से देख रहा है, तो ये उसका एलिवेशन एंगल हो गया। सिंपल है, तो वो हमको आसानी से इतना नॉलेज तो है। अब क्या करना है तो भाई 45 डिग्री तो प्रोजेक्शन एंगल है, वो तो हमें चाहिए नहीं। तो डायग्राम कैसा बनेगा? कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा ये u, और इसके साथ जो एंगल बना ये है थीटा। अब करना क्या है, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखना कहाँ से है? यहाँ से देखना है। कहाँ पे देखना है? हाईएस्ट पॉइंट पे, एच मैक्स को देखना है। अब एच मैक्स को देखना है आपको, तो ये पूरी रेंज अगर आर है तो हाईएस्ट पॉइंट पे रेंज कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इतना हमको पता है, एंगल कौन सा चाहिए? ये एंगल चाहिए अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो रहा है अल्फा। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, अगर tan थीटा का फॉर्मूला बनाओ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसमें से तेरे को ऑपोजिट भी पता है, एडजेसेंट भी पता है, और उन दोनों का रिलेशन भी हमको पता है कि 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। और ये थीटा कौन सा है जो दिया हुआ है वो? अब यहाँ पे लगाओ 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, उसमें तुझे tan थीटा पता है, और इस पर्टिकुलर केस के लिए h कितना होगा? h/2। देख, ये इसका काम खत्म। फॉर इंक्लिनेशन एंगल अल्फा फॉर्मूला विल बी tan अल्फा। उसके लिए हाइट मैक्सिमम, ये क्या हो गया? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट तो क्या है? r/2 है। अब यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 2h मैक्स अपॉन r। अब यहाँ से तू रिलेशन बना के ले आ h मैक्स इक्वल टू r का, और r इक्वल टू या h इक्वल टू जो भी वैल्यू रखनी है वो यहाँ रख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा अल्फा का। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अब यहाँ से मैं r का कुछ वैल्यू बनाऊंगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 4h इक्वल टू r। हाँ, तो r इक्वल टू 4h लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको लिख सकता हूँ 4h मैक्स, तो h मैक्स x मैक्स चला जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2।
ऐसा ऑप्शन होगा अंदर। तो हमारे दिमाग में खाली इंक्लिनेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, प्रोजेक्टाइल एंगल, ये सब क्लियर होना चाहिए बाय द डायग्राम। अब 28 भी हो जाएगा। अटेंडेंस शीट कौन? इसमें पीछे भी डेट लिखी हुई है, उसमें भी आपको लिखना है कि कौन से नाम आपका सिर्फ लिख दो आप, अगर 2 लेक्चर पीछे के भरे थे कि नहीं। 28 का हाँ 28 करो। શું આવ્યો आंसर? 20 नहीं आया। A missile fired for maximum range with initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसको मैक्सिमम रेंज के लिए भेजा है। हाँ मतलब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अगर पता है u²/g तो भी चलेगा, नहीं पता है तो मैक्सिमम रेंज कब होती है 45 डिग्री पे, तो u² साइन 2 थीटा, तो साइन 2 मतलब साइन 90, साइन 90 विल बिकम 1, तो वही आ गया u²/g। अब नाउ वी हैव अ डिफरेंट थियरी, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली थियरी। सेंटेंस क्या लिखा है? रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, की जो रेंज आएगी प्रोजेक्शन की इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो जिस 2 एंगल का समेशन 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल में फेंका, पैराबोलिक मोशन के लिए फेंका, ऐसे एक को 30 डिग्री पे फेंका और एक को 60 डिग्री पे फेंका, तो दोनों की रेंज क्या हो जाएगी? सेम। समझ में आ रहा है? सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो क्या दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होता हो, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये ऐसे एंगल है जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो उसकी रेंज सेम मिलेगी। पर क्या सेम नहीं होगा? तो कि भाई मैक्सिमम हाइट, एक 30 वाले की हाइट अलग है और 60 वाले की हाइट अलग है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है देखो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो सकते हैं? तो क्या थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसकी पेयर क्या हो सकती है? तो क्या भाई 30-60 पेयर हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है 45-45 की पेयर हो सकती है, और वो तो सेम ही हो गया। तो एट विच पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हाइट एंड रेंज बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगा 45। तो उसका फॉर्मूला है h थीटा अपॉन
H90 माइनस थीटा, दोनों की हाइट का कंपैरिजन करना है बिकॉज हाइट वेरी कर रही है, बाकी सब तो सेम है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट विल बी द हाइट। तो फॉर्मूला इज टेन स्क्वायर थीटा और दोनों के अगर फ्लाइट टाइम के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछी है तो नीचे उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, T1/T2 इक्वल टू 2R/G। ये 30-60 में ही एक को जाने के लिए T1 टाइम लगा, दूसरे को T2 टाइम लगा। बिकॉज क्या होता है, जितनी हाइट वो ज़्यादा अटेन करेगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा उसको ऊपर जाने में और नीचे आने में, तो टाइम तो अलग अलग ही होगा। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केसेस रेंज इज सेम बट टाइम एंड हाइट इज डिफरेंट। बस उसके लिए दो फॉर्मूला है कि हाइट निकालनी है तो ये फॉर्मूला, रेंज टाइम का कुछ पूछा हुआ है, टाइम का रिलेशन की एक का टाइम दिया है, रेंज तो सेम ही होगी तो हमें दूसरे का टाइम मिल जाएगा। जितने आप मुझे T1 T2 2R/G ये क्या अप्लाई करना है सारे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा लिखा होगा कि वन, समझो अरे आप मुझे पूछेगा हर बार समझ जो अरे ना ये और tan स्क्वायर थीटा इज एच थीटा अपॉन H90 माइनस थीटा। इसमें क्या है देखो, एच थीटा मतलब हाइट ऑफ 30 डिग्री, 30-60 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसका एक एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है कि 30 डिग्री पे किसी को फेंका और 60 डिग्री पे किसी को फेंका, रेंज विल बी सेम फॉर बोथ, वो हमको पता है। पर क्या अलग अलग है, तो क्या 30 डिग्री वाले का हाइट अलग और 60 वाले का भी हाइट अलग, और हाइट अलग अलग है विच मीन्स टाइम भी अलग अलग होगा दोनों का। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड हाइट, तो हाइट का रिलेशन ये है कि एच थीटा मतलब हाइट ऑफ 30 डिग्री अपॉन हाइट ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, वह थीटा कौन है, फर्स्ट प्रोजेक्शन एंगल। सिंपल है, तो वहाँ से आपको हाइट का रिलेशन मिल जाएगा कि एक की हाइट पता होगी दूसरे की हाइट मिल जाएगी। इसमें क्या होगा कि दोनों का टाइम अलग अलग है, इक्वल टू 2R/G ये फॉर्मूला है। एक का टाइम दिया होगा, रेंज भी पता होगी बिकॉज दोनों की सेम है, और जी भी पता होगा तो किसी दूसरे का टाइम मिल जाएगा। उसका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। उसमें लिखा है फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, हो जाएगा आपसे, डायरेक्ट आंसर बताओ। 45 माइनस थीटा एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 प्लस थीटा। अब दोनों को ऐड कराओ तो 45 90 डिग्री हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब इसकी हाइट सेम है, तो सेम है मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, 1, तो 1:1। नहीं समझ में, જો થીટા બંનેને એડ કરીને આપણે કન્ફર્મ કર્યું કે આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ છે કે નહીં, બંનેનું એડિશન થઈને 90 આવી ગયું, मतलब આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ છે। હવે શું કરીશું, હોરિઝોન્ટલ રેન્જ ડિસ્ક્રાઇબ કરો બાય ધ પ્રોજેક્ટાઇલ इन द रेशियो ऑफ, तो वी नो दैट दोनों एंगल पे फेंकने वाली रेंज सेम ही होगी, तो R1/R2 अगर सेम ही है तो 1/1, तो 1:1 विल बी योर रेशियो। अब उसके बाद एक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, उसका भी प्रूफ थोड़ा लंबा होता है, उस पर टाइम ज़्यादा जाता है, वो हमें याद करना है डायरेक्टली। ये 2 बजे के बाद डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ये सब बहुत टाइम है हमारे पास। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कि अ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग अ मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। मतलब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, जैसे y = 4x या ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था स्ट्रेट लाइन का। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ में फॉर्म कर रहा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये 4 क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये हमको पता है, सिंपल है। तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है।
तो इसकी ट्रेजेक्ट्री का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन प्रूव करना होता है। वो प्रूव करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा कि फॉर एनी प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्ट्री विल बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला। इसको हमें याद कर लेना है। इसका प्रूफ बोर्ड्स के लिए था, इसका एप्लीकेशन नीट के लिए है। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे फॉर्मूला को याद कर लेंगे। दूसरा इसका कंपैरिजन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये दोनों फॉर्मूला ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बताते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के। इसको याद कर लेना है। इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो नीचे क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन नहीं देखना है फिर से। द इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू √3x माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2 जी छे। तो इक्वेशन हमको पता चल गया। द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। अब करना कुछ नहीं है, कंपेयर दिस विद द ओरिजिनल इक्वेशन। तो आपको x इंटू √3 मतलब टेन थीटा का सीधा फॉर्मूला मिल गया √3, फिर g और 2 और एक्स स्क्वायर। जी और एक्स स्क्वायर है 1 अपॉन ये हाफ यू स्क्वायर और कॉस थीटा है, तो नीचे कुछ है नहीं तो 1 होगा इधर, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर पूरा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री वी हैव फाउंड दैट टेन थीटा इक्वल टू √3 एंड यू स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको थीटा भी मिल गया और थीटा इसमें रख देंगे तो यू भी मिल जाएगा। cos 60 1/2, 1/2 सामने जाएगा, कहीं भूल से। टेन थीटा √3 कब होता है, बराबर छे। अच्छा ये कॉस स्क्वायर है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में यहाँ पे स्क्वायर है। तो अब cos 60 की वैल्यू यहाँ से आ गया आपका टेन थीटी इक्वल टू टेन 60, टेन चला गया, थीटा इक्वल टू 60। इसी 60 को यहाँ पुट कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इक्वल इंटू 1/4 इक्वल टू 1, 4 सामने चला जाएगा तो u इक्वल टू 2। तो जो हमको पूछा था कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन एंगल वो भी मिल गया, एंड व्हाट इज द इनिशियल स्पीड वो भी मिल गई। तो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस। यहाँ तक हमारा आता है। फिर ये दूसरा इक्वेशन है वो आप खुद सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो इसका रेंज पूछा है। इफ द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन इज दिस देन फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं ऐसा कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 16, फिर एक्स स्क्वायर है, उसके बाजू में क्या है g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1/4, मतलब बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका लॉजिक ऐसा लगाया था कि सपोज प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक जाता है, बराबर है, ये उसका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दिया हुआ है। ओरिजिन पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और इस पॉइंट पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे r0। तो ये रेंज मिल गई, समझ में आ रहा है? मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो ऐसे दो ही पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ का y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट 0 करा दूँ तो x इक्वल टू जो मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को y इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 में y इक्वल टू 0 लगा दो, फिर x इक्वल टू जो कुछ भी आया दैट विल बी योर रेंज। मतलब एक बात समझो कि ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन मतलब वो ग्राफ क्या बन रहा है उसका इक्वेशन है। अगर इसमें सर्कल बनता तो सर्कल का इक्वेशन होता, पर हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? ऑलवेज पैराबोलिक।
इसलिए ये जो भी आपके पास ये इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन है कि ऐसा कोई पैराबोला बन रहा है। मतलब इसमें x इक्वल टू 1 लिखूंगा तो y का वैल्यू मिलेगा, y इक्वल टू 1 लिखूंगा तो x का वैल्यू मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए। समझ में आ रहा है? x कितना 64 का तो 0 બેમાંથી એક આવશે, એકમાં 0 આવશે, એકમાં 64 આવશે। जिसमें 0 आया दो वैल्यू मिलेंगी x की, 0 भी मिलेगी और 64 भी मिलेगी। मतलब सिंप्लीफाई करवाऊँ है 16 इंटू 4 करीश तो शू આવશે? तो 64x, हाँ 64x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 चला जाएगा 0 में तो 0। अब यहाँ से x कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा अंदर? 64 माइनस एक्स। अब एक बार x इक्वल टू 0, एक बार दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 0, तो दोनों सही है। x इक्वल टू 0 आता है ओरिजिन पे, x इक्वल टू 64 आता है रेंज के लिए। तो 64 मीटर्स विल बी योर आंसर। डायरेक्टली रेंज मिल गई, ऊंगाई है ना? तो देखा है जब मुड़ा पर पानी पीऊँ? ना ना 64 आपकी रेंज है, 0 आपका ओरिजिन है। तो हमने ग्राफ से समझा कि x कैन टेक 2 वैल्यूज, या तो 0 या तो मैक्सिमम। हमको रेंज पूछा है इसलिए 64। अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा बदल रहा है। यहाँ तक जो आया नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ से JEE का सिलेबस चालू होता है। मैं थोड़ू अच्छे है एक खाली करा दो, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, ये पूछा है जम्मू पर। हाँ पीछे के जो 3 पेज है वो प्रॉबेबली JEE के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। पर वो करना है तो कर देंगे, कोई इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। अब ये नॉर्मल प्रोजेक्शन हमने देखा ग्राउंड टू ग्राउंड। ये कोई भी डायग्राम हम बना रहे थे अभी तक ग्राउंड से ही स्टार्ट होता था, ग्राउंड पे ही पहुंच रहा था, कोई उसमें डिफरेंस नहीं था। अब नोट्स में जो डायग्राम दिया हुआ है प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, वो डायग्राम ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है कि किसी हाइट से डायरेक्टली कोई गिर रहा है। मतलब अभी तक जो प्रोजेक्शन हमने की है ये ऐसा आ गया, समझ में आ रहा है? ये पहला जो प्रोजेक्टाइल हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हेडिंग है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। इसमें है हाइट टू ग्राउंड, किसी पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड में जाएगा प्रोजेक्टाइल तो क्या होगा। इसमें भी 2 ऑप्शन है, ऐसे हाइट पे खड़े होकर डायरेक्टली फेंको, या ऐसे नीचे फेंको, या ऐसे ऊपर का एंगल बना के फेंको। तो इसके अंदर भी 3 केस आ जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट केस ऐसा होता है कि किसी इंक्लाइन के ऊपर आप कुछ फेंको, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एट सम इंक्लिनेशन, ऐसा। ये लास्ट टॉपिक है पर ये नहीं है हमारे सिलेबस में। तो इसको पकड़ो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। अब सम हाइट में क्या क्या देखना है, क्योंकि भाई डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट से ही फेंक रहे हो तो यहाँ पे क्या 0 होना चाहिए। ओनली y कोऑर्डिनेट को पकड़ो, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। फिर वो कौन सी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ay, तो -g से नीचे आएगा। फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी, ये y डिस्टेंस जो है वो h हो सकता है, और नीचे आने के लिए वो -h में नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो -h लिख देंगे उसको। फिर उसके लिए टाइम कितना लगा, तो ये सब कुछ होने के लिए उसको लगा t टाइम। तो अब मुझे चाहिए कि ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो SY का फॉर्मूला क्या होगा, UT + ½ AT²। अब इसमें A = -g लिख दूंगा, U = 0 लिख दूंगा, तो हाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा और टाइम का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। मतलब जैसे हमने नॉर्मल प्रोजेक्शन के लिए रेंज, हाइट एंड टाइम ढूंढा, वैसे अब इस वाले प्रोजेक्शन के लिए रेंज, हाइट एंड टाइम ढूंढ रहे हैं। तो रेंज, हाइट एंड टाइम ढूंढने के लिए
ये सबसे पहले एस वाई मिला, तो वहाँ से हमको क्या मिल गया, हाइट मिल गई, कितनी हाइट के लिए वो नीचे आया। तो एस वाई का फॉर्मूला इधर हमको पता है माइनस एच, इधर यू टी में यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हाफ तो हाफ है, एक्सिलरेशन है माइनस जी और टाइम तो टी ही है, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से टाइम चाहिए तो टाइम भी मिल जाएगा, दिस प्रोजेक्शन हाइट टू ग्राउंड फ्रॉम सम हाइट। पहले हमने जो भी किया वो ग्राउंड टू ग्राउंड, सारा डायग्राम कैसा है, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो पहला हेडिंग जो था वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की है। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन शीट में भी वही दिखेंगे, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसमें किसी हाइट से फेंका हो, तो उसमें नया कुछ नहीं है, वही मेथड करनी है कि वाई एक्सिस का मोशन पकड़ा, वाई एक्सिस के मोशन के लिए क्या हाइट है, मतलब ये अपने को चाहिए क्या है, ये हाइट है। हाँ, अब यहाँ से मैं टी को डायग्राम में ले लूँ तो 2h/g इन रूट, ये मिल गई हाइट, ये मिल गया टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम फॉर फ्लाइट। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पकड़ लो, ये सारे वाई कंपोनेंट देख लिए, अब एक्स कंपोनेंट देख लो कि इनिशियली यू वाई में कुछ नहीं था पर यू एक्स में तो यू था, बिकॉज उसको एक्स में फेंका ऐसे, तो यू एक्स में यू होगा। हमको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, एक्स डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो नो एक्सीलरेशन एट ऑल। फिर एस एक्स, उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट विल बी योर आर, और ये था आपका एच। तो यहाँ से एच और टी मिल चुका है, अब हमको चाहिए रेंज, तो रेंज इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। इसमें भी टाइम हमको पता है, ये रहा टाइम, फ्लाइट टाइम, तो उसका फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, हॉरिजॉन्टल हो कि वर्टिकल कंपोनेंट हो, फ्लाइट टाइम विल बी सेम। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें ए एक्स ज़ीरो है तो ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, यू बचा, यू कौन सा है, यू, टी कौन है, √2h/g, तो ये बन गया रेंज का फॉर्मूला फॉर सम हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो सम हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास सारे फॉर्मूला आ गए, हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गई, हाइट भी आ गई, फ्लाइट टाइम भी आ गया। हाँ, मतलब कभी आपको कंफ्यूजन हो कौन सा फॉर्मूला था, तो आपको सिंपल क्या करना है, डायग्राम बनाना है फ्रॉम सम हाइट टू जी, फिर उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग कर लेना है। ये वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से सॉल्व कर लिया वन डायमेंशन की मेथड से, और हॉरिजॉन्टल को अलग करके उसको भी वन डायमेंशन की मेथड से सॉल्व कर लिया। तो उसको हॉरिजॉन्टल के लिए रेंज मिल गई, वर्टिकल के लिए हाइट और टाइम दोनों मिल गए, तो तीनों इक्वेशन हमको मिल गए। अब इसके बाद क्या चाहिए, तो क्या वेलोसिटी चाहिए कि व्हाट इज द यू एक्स एंड यू वाई। उसके लिए क्या किया है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और आफ्टर टाइम टी वो इस पी पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पे उसका यू एक्स और यू वाई अगर पता है तो यू मिल जाएगा, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी भी हमको मिल जाएगी अगर हमको यू एक्स और यू वाई पता है। तो अगेन सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को अलग से सॉल्व करो, एक्स कोऑर्डिनेट को अलग से सॉल्व करो। तो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि जब भी किसी को फेंका हाइट से तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज उसको हमने ऐसे नहीं फेंका है, ऐसे फेंका है। अच्छा, पर एनी जो वस्तु जो इसमें क्या किया, हाइट से फेंक दिया, यहाँ तक पहुँच गया, तो उसकी कुछ हाइट मिल गई, टाइम मिल गया, रेंज मिल गया। पर अब ऐसा किसी ने पूछा कि भाई थ्रू आउट द मोशन 1 सेकंड पे इधर, 2 पे इधर, 3 पे इधर, 4 पे इधर, तो तीसरी सेकंड पे उसकी एक्स कंपोनेंट क्या और वाई कंपोनेंट क्या, तो क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला अलग से मिलेगा कि टाइम वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी फ्रॉम फॉर अ प्रोजेक्टाइल ऑफ हाइट टू ग्राउंड। यू आई तो जीरो ही है, बिकॉज आप एक्स पे फेंक रहे हो,
और मैक्सिमम हाइट पे ui 0 हो जाता है, वो पिछली थियरी से हमको पता है। હશે ને? પણ આપણે ઇન જનરલ પહેલાં ઇક્વેશન બનાવીશું, પછી એમાં વેલ્યू મૂકીશું તો આન્સર આવશે। फिर y कंपोनेंट के लिए कौन था, ए वाई इक्वल टू माइनस जी, टाइम क्या था t, और x कंपोनेंट के लिए तो सब कुछ सेम है। अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो इसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करो तो इसकी वेलोसिटी मिलेगी, फिर इसके लिए u प्लस ए टी करो तो इसकी वेलोसिटी मिलेगी। करो, ये यू आई में क्या लिखोगे 0, यू आई में क्या लिखोगे 0, ए में क्या लिखोगे जी टी, तो ये y कंपोनेंट मिल गया वेलोसिटी का माइनस जी टी, और ई एक्स कंपोनेंट तो वही हो जाएगा u का u, x का x। अब उसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि y कंपोनेंट माइनस जी टी, एक्स कंपोनेंट यू एक्स, ऐसा कुछ होगा। नोट्स में प्रॉपरली दिख रहा है, और फेंका है तो उसका कुछ अल्फा भी होगा, तो ये उसका tan अल्फा का फॉर्मूला भी बन जाएगा, एडजेसेंट सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये उसका एंगल के ऑपोजिट बन जाएगा माइनस जी टी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो माइनस जी टी अपॉन यू एक्स, तो ये उसका इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन, यहाँ पे उसका नाम क्या हो जाएगा डेक्लिनेशन एंगल, जो हमने पिछले वाले ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए हम इंक्लिनेशन एंगल बोलते थे, इसको बोलेंगे डेक्लिनेशन एंगल। डेक्लिनेशन एंगल, डिक्लाइनेशन, डिक्लिनेशन, जे तने प्रोनाउंसिएशन गमे रीतनु। अब इसके लिए भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन प्रूव करना है, इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि इजी है, उसका पूरा नोट्स में दिया हुआ है कि जो भी क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ग्राउंड टू ग्राउंड का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन नहीं कराया क्योंकि बहुत टाइम खाता, वो आधे घंटे का डेरिवेशन है, उसका सीधा लास्ट फॉर्मूला लिख के सीधा उसका एप्लीकेशन पढ़ लिया। लेकिन इसके ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, बिकॉज क्या होगा कि हमको हर बार हाइट अलग होगी, सिचुएशन अलग होगी, तो इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एक बार समझ लो, बहुत सिंपल है। इसमें भी वही किया है, ट्रेजेक्टरी समझने के लिए क्या किया, एक्स को अलग किया, वाई कंपोनेंट्स को अलग किया, फिर एक्स का फॉर्मूला वाई में रख दिया। एक बार करा देता हूँ, ये लास्ट थियरी है। एलिवेशन आता मैं डिक्लाइनेशन को tan alpha is minus dy एलिवेशन માટે શું આનું એલિવેશન નહીં આવે ને, પહેલા એલિવેશન ये इंक्लिनेशन હતું tan अल्फा इज इक्वल टू यू आई बाई यू एक्स, यू आई का फॉर्मूला था यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू एक्स का फॉर्मूला था यू कॉस थीटा। नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए કેમ હસ્યા કરે, આ ગ્રાઉન્ડ ટુ ગ્રાઉન્ડ માટે છે, બતાવ્યું જવું છે ને, હે ને? अच्छा एक सेकंड आ क्या કરાયું છે। एक सेकंड पहला મને ગોતી આપ, શાંતિ રાખ એક મિનિટ। આ अच्छा એલિવેશન અને ઇન્ક્લિનેશનમાં કન્ફ્યુઝન થયું છે તને? ઓકે, આ છે ઇન્ક્લિનેશન એંગલ, इंक्लिनेशन एक सेकंड લખવા દો इंक्लिनेशन पेज नंबर आमा लख्યું નથી, अरे एक सेकंड बराबर। देखो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी वाला जो हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद जो प्रूफ किया है ना, उसमें अल्फा लिखा हुआ है, ये रहा देखो, वो इंक्लिनेशन वो इंक्लिनेशन एंगल है।
projectile from the height that जहाँ ये लग रहा है देखो इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? देखो इधर ध्यान से देखो, जब प्रोजेक्टाइल किया तो मैक्सिमम एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया, इंक्लिनेशन वाज मैक्सिमम, थोड़ा ऊपर गया इंक्लिनेशन थोड़ा कम हो गया, यहाँ तो इंक्लिनेशन 0 हो गया, समझ में आ रहा है? फिर वापस से इंक्लिनेशन एंगल बनेगा नेगेटिव में, सिंपल है। इंक्लिनेशन यहाँ पे सिखाया था वो था, एलिवेशन क्या था कि यहाँ से वो मैक्सिमम हाइट पे देख रहा था, तो दैट वाज एलिवेशन एंगल। तो वो दोनों अलग अलग चीज़ है। लाठी बंदी एक मिनट चुप रहे बच्चे, कस्सू बोलिस ना, इधर ध्यान दो। दोनों को मैं तेरे को सॉल्व करके देता हूँ, टेंशन मत ले। ये देख, सबसे पहले अब ये इसमें से ये निकाल देता हूँ, ये जो एंगल है वो इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, इसको अल्फा मत बोलो थीटा बोलो, बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू इसकी पैरेलल लाइन यहाँ सामने आ जाएगी तो यू वाई सामने आ जाएगा, तो यू वाई अपॉन यू एक्स हो जाएगा। इधर ध्यान देवो इसने यहाँ, तो टेन थीटा क्या हुआ, यू वाई अपॉन यू एक्स। यू वाई का फॉर्मूला क्या था, यू साइन थीटा माइनस डी टी, और यू एक्स का फॉर्मूला क्या था, यू कॉस थीटा। तो वो आ गया इंक्लिनेशन एंगल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाता है तो एंगल कम हो जाता है, बराबर। तो प्रोजेक्शन एंगल एंड इंक्लिनेशन एंगल आर सेम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। फिर थोड़ा आगे आगे जाते वक्त इंक्लिनेशन कम हो जाता है और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे इंक्लिनेशन 0 हो जाता है, बराबर। अब एलिवेशन की बात कब आई कि प्रोजेक्टाइल वाले सम में ही उसने बोला कि प्रोजेक्टाइल एंगल 45 है पर वो यहाँ से देख रहा है मैक्सिमम हाइट को, तो ये था एलिवेशन एंगल। और उस एलिवेशन एंगल का फॉर्मूला हमने बनाया था tan अल्फा इक्वल टू एच मैक्स अपॉन r/2 फॉर दैट पर्टिकुलर सम। હવે શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું હોય તો પછી 2 મિનિટનો બ્રેક લો અને ખાલી આ લાસ્ટ થિયરી છે એ કરાવી દો, બીજું કાલે આપણે આને પાછું અડધો કલાક માટે 4th ચેપ્ટર લઈ લઈશું, એવું કરીશું।